नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता नूनिया। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हिंदी साहित्य जो है इसका अर्थ है सजोड़ हित, अर्थात जिससे सबका हित हो उसे कहते हैं साहित्य। साहित्य को पढ़ने से सबका हित कैसे हो, किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति को जानने के लिए हमें उसका साहित्य पढ़ना होता है। और साहित्य जो है वो जनता की संचित चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि साहित्य जनता की संचित चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंब होता है और इसी जनता की संचित चित्त वृत्तियों के प्रतिबिंब के साथ ही लोगों का सामंजस्य दिखाना, साहित्य का सामंजस्य दिखाना ही क्या कहलाता है? साहित्य का इतिहास कहलाता है। अब देखिए कि साहित्य जो है वो कभी भी एक नदी की तरह होता है, कभी भी रुकता नहीं है उसका प्रवाह। जिस तरह से नदी जो है निरंतर बहती रहती है, उसी तरह से साहित्य भी लगातार आगे परिवर्तित होता रहता है, तो उसमें बदलाव होते रहते हैं, रुकता नहीं है। आगे देखिए कि हम यहाँ इतिहास की बात कर रहे हैं, तो इस इतिहास को पढ़ने के लिए हमें उसको विभाजित करना होता है। किसमें? इस पूरे काल को विभाजित करना होता है कि तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले काल विभाजन। हिंदी साहित्य के अंतर्गत जब इतिहास को हम विभाजित करके पढ़ेंगे, किसी भी साहित्य के इतिहास को पढ़ने के लिए उसे हम विभाजित करते हैं, तो इसे हमने कर दिया, इसके कालों में विभाजित कर दिया। अब देखिए, अब हम यहाँ काल विभाजन जब लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि सबसे पहला काल विभाजन किसने किया? सबसे पहला काल विभाजन जो है हिंदी साहित्य का, वो किया फ्रेंच विद्वान थे गार्सा दी तासी। गार्सा दी तासी ने सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया। किंतु इसमें ये जो ग्रंथ था, ये ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया। हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में किया गया? पहली बार फ्रेंच भाषा में किया गया, लेकिन ये पहला इनका प्रयास था। दूसरा किया शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सेंगर ने किया और इनकी रचना थी शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज इनकी रचना थी। फिर देखते हैं तीसरा जो काल विभाजन है वो किया जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने तीसरा काल विभाजन किया। अब यहाँ पे हर बार ऐसा कहते हैं कि कोई भी कार्य जो है वो पहली बार में ही पूर्ण नहीं होता, लेकिन वो प्रथम प्रयास के कारण जाना जाता है। ये प्रयास था, इसके बाद इसमें 1000 से अधिक कवियों का वर्णन किया गया, तो ये अधिक था। फिर यहाँ पे इन्होंने 11 भाग इसके कर दिए। तो इस तरह से इनका जो काल विभाजन है ये प्रयास था। इसमें जो कमियां थी उनको यहाँ पूरा, इसमें जो कमियां थी उनको यहाँ पूरा किया गया। लेकिन हम कहें कि जॉर्ज ग्रियर्सन जो है ये अंग्रेजी विद्वान थे, जिन्होंने हिंदी के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। इसके बाद काल विभाजन की बात आती है मिश्र बंधुओं के द्वारा। मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन किया। अपनी पुस्तक इनकी थी, इनका ग्रंथ था मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद के अंतर्गत इन्होंने काल विभाजन को बहुत अच्छे ही रूप में विभाजित किया है, किंतु इन्होंने प्रत्येक काल के 2-2 उपभाग कर दिए, जिससे बहुत ज्यादा क्या होने लग गई, कंफ्यूजन होने लगी सभी लोगों को इसमें। इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण, हम ले लेते हैं अगर सबसे महत्वपूर्ण और सर्वमान्य इतिहास माना जाए, सर्व प्रचलित अगर किसी का इतिहास माना जाता है तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जो है वो सबसे ज्यादा मान्य है। आज के समय में भी कुछ फेरबदल करके सभी विद्वानों ने रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को
इतिहास को कहें या उनके काल विभाजन को मान्यता दे दी। आचार्य शुक्ल ने जो काल विभाजन किया वो मिश्र बंधुओं के काल विभाजन से भी बहुत अधिक सरल रूप में किया। 1929 में इन्होंने ये अपनी पुस्तक लिखी थी। हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका के अंदर इनकी जो पुस्तक है वो छपी। पहले इनका पाठ छपा, उसके बाद में स्वतंत्र रूप में वो पुस्तक छपी हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर। काल विभाजन जब रामचंद्र शुक्ल जी ने किया वो सर्वमान्य है, सर्व प्रचलित है। सभी विद्वानों में उसमें कुछ ना कुछ फेर बदल करके उसे पूरी तरह से मान्य करार दिया। अब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को ही आधार मानते हुए पढ़ेंगे। सबसे पहला उन्होंने लिया आदिकाल, दूसरा उन्होंने लिया मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, तीसरा लिया उत्तर मध्यकाल। ये जो नाम है उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, ये मिश्र बंधुओं के नाम हैं। उन्हीं के नामों को ही उन्होंने आगे बढ़ाया। अगला है आधुनिक काल। अब देखिए आचार्य शुक्ल ने इसने में क्या फेरबदल किया। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को प्रवृत्तियों के आधार पर नाम दिया कि जो समाज की, जो साहित्य की प्रवृत्तियां हैं उसी के आधार पर काल का नामकरण होना चाहिए। तो आदिकाल में वीरता, तो वीर गाथा काल नाम दे दिया। ठीक है। पूर्व मध्यकाल में भक्ति से भरपूर साहित्य रचा गया तो इसे नाम दिया भक्ति काल। उत्तर मध्यकाल में रीति काल इसे नाम दिया। इसमें बहुत सारी रीति की रचनाएं हुई, रीति काल इसे नाम दिया गया। आधुनिक काल में गद्य की शुरुआत होती है, इसे नाम दिया आचार्य शुक्ल ने गद्य काल। ये जो है ये नामकरण ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किए। अब बात आती है इनके समय की। तो 1050 से 1000 ईस्वी सन, 1000 सालों का जो समूह है, 1000 सालों को काल के रूप में यहाँ विभाजित किया गया। पूरा साहित्य 1000 वर्ष का साहित्य जो है यहाँ विभाजित करके उस इतिहास को हमारे सामने विभाजित करके हमें देखना है। तो देखिए 1000 संवत 1050 से 1375 तक आदिकाल की समय सीमा मानी गई है। 1375 से 1700 तक पूर्व मध्यकाल भक्ति काल की समय सीमा मानी गई है। 1700 से 1900 तक उत्तर मध्यकाल रीति काल की समय सीमा मानी गई है। और 1900 से अब तक आधुनिक काल चल रहा है, मॉडर्न युग जिसे हम कह सकते हैं। तो आधुनिक काल जो है अब तक चल रहा है। ये हो गया हमारा मुख्य रूप से काल विभाजन। इसके बाद में देखेंगे हम, तो इसके बाद में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, और भी डॉक्टर नगेंद्र हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं जिन्होंने इनसे पहले जो है काल विभाजन किया और उन्होंने इस काल को आदिकाल नाम दिया। किंतु सर्वमान्य मत जो है कुछ फेर बदल करके, किसी ने संधि काल नाम दे दिया आदिकाल को, कुछ ना कुछ फेर बदल करके सबने अत्यधिक मान्य करार किसे दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को दिया। तो हमें काल विभाजन का आधार किसे मान लेना है, हम काल विभाजन का आधार जो है वो मानेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पर। और बाकी हमें और भी काल विभाजन जितने भी किए गए हैं उन सबको भी हमें याद रखना है, उसके लिए हमें उन सबको पढ़ना होगा। तो आज का जो समय है, आज की जो बातें हैं, आज का जो काल विभाजन है, हम इस आधार पर मुख्य रूप से कि सबसे पहला किसने किया, फ्रेंच विद्वान ने किया, दूसरा शिव सिंह सेंगर ने किया, तीसरा जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया, बाद में मिश्र बंधुओं का आता है, फिर आचार्य द्विवेदी का आता है और फिर प्रमुख रूप से आचार्य शुक्ल का आता है। यदि हम मोटे तौर पर इनके काल विभाजन को याद रखते हैं तो हम हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने का बहुत हद तक हम इसे समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।